ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो जजमेंट मैं कवर कर रहा हूँ वो है रेरा पंचकुला की। और जो बिल्डर है वो है जिंदल ग्लोबल सिटी फेज 5 सोनीपत। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सीधा जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो आपकी स्क्रीन पे जजमेंट है ये। सबसे पहले ये एक फ्लैट है ग्राउंड फ्लोर पे। 1200 1250 तकरीबन स्क्वायर फीट की ये जगह है। 2013 की बुकिंग है। 2014 का बिल्डर बायर अग्रीमेंट है। 2017 डीम डेट है पोजीशन की। क्लॉज 28 के हिसाब से इनको 36 महीने के अंदर ये पोजीशन मिलना था, जो कि बिल्डर के द्वारा नहीं किया गया। बेसिक सेल प्राइस तकरीबन 40 लाख 41 लाख के करीब है, और तकरीबन 45 लाख रुपए कंप्लेनेंट दे चुका है। 2018 में पोजीशन मिलता है, ऑक्यूपेंसी भी 18 का ही है, और कन्वेंस डीड भी एग्जीक्यूट हो जाती है। सो आइए देखते हैं इस केस के क्या फैक्ट्स थे, क्या रिलीफ मांगी गई, और कैसे इस केस में आगे अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया। 2013 में प्रोविजनल अग्रीमेंट होता है। 14 में बिल्डर बायर अग्रीमेंट। सुपर एरिया के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे ये फ्लैट है, 1250 तकरीबन 41-42 लाख का वो होता है। 36 महीने के अंदर पोजीशन जो 2017 तक मिलना था। क्लॉज 30 के हिसाब से अगर ये पोजीशन नहीं दे पाते, 4 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से इनको मुआवजा मिलना था, कंपनसेशन। और 18 महीने के डिले के बाद भी इनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। और ये फोर्स मेयर जो रीज़न है उसके लिए ये ब्लेम करते हैं कि फोर्स मेयर की वजह से इनका सेक्टोरल प्लान रिवाइज हुआ था, इस करके ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए नवंबर 2011 से लेके फरवरी 2015 तक। तो इनका ये क्लासिक एक्सक्यूज था। उसके बाद ये मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि इस जो टॉपिक पे जो सेक्टोरल प्लान की रिवीजन थी जिंदल रियलिटी की 2011 से 15 तक की, ये ऑलरेडी कवर्ड है। अथॉरिटी की इस पे पहले ही जजमेंट आ चुकी है, रेनू दुआ वर्सेस जिंदल रियलिटी एंड संतोष लठवाल वर्सेस। सो उसमें इस पीरियड को अथॉरिटी ने ऑलरेडी कंडोन किया हुआ है। सो ये रेस इंटेग्रा नहीं बोलते कि मतलब ये इशू पे ऑलरेडी फाइंडिंग आ चुकी है। सो कंसिस्टेंसी रखती है कोर्ट। ये नहीं कि कोई जज कोई और ऑर्डर कर दे, कोई जज कोई और। सो इस पे कंसिस्टेंसी रहेगी। बाकी चलते हैं अपनी जजमेंट की तरफ एक बार फिर। डिलेड पोजीशन चार्जेस सेक्शन 18 के हिसाब से, रूल 15 के हिसाब से इनको मिलने हैं। कॉज ऑफ एक्शन इसीलिए है कंटिन्यूइंग, क्योंकि जो पेमेंट है कंपनसेशन की वो अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए रजिस्ट्री के बाद भी इन लोगों ने ये कंप्लेंट दाखिल की हुई है। और इसमें जो जजमेंट है बुलबुल सिंह वर्सेस एमआर एमजीएफ की, जो कहता है कि आप इवन पोजीशन के भी कंप्लेंट डाल सकते हैं पोजीशन लेने के बावजूद भी। सो ये कंप्लेंट डाली गई है दो चीज़ों के लिए। एक तो डिलेड पोजीशन चार्जेस रूल 15 के हिसाब से दिए जाएं इनको 17 से लेकर 18 तक की, और एनी अदर रिलीफ। ओके, रिस्पोंडेंट पेश होता है, जवाब देता है, और 2022 में कंप्लेंट डिसमिस के लिए कहता है। शॉर्ट रिप्लाई और डिटेल रिप्लाई ये तरीका होता है इनका टाइम वेस्ट करने का कोर्ट का। सो इस चीज़ पे आप ज़रूर गौर कीजिए। 2024 में ये एक डिटेल रिप्लाई देते हैं टाइम वेस्ट करके कोर्ट का। फिर आता है कि प्लॉट बायर एग्रीमेंट 2014 का है। 18 में पोजीशन मिला है, कन्वेंस डीड है, पोजीशन ये है। और कंप्लेनेंट ट्रांसफर द यूनिट टू थर्ड पार्टी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड। कंप्लेनेंट सीज टू बी नॉटी। ओके, ये गौर करने वाली चीज़ है कि इसमें देर इज अ सब्सिक्वेंट बायर। जो ओरिजिनल अलॉटी के बाद ये एक सब्सिक्वेंट बायर आता है जिन्होंने ये केस दायर किया है। उसके बाद चलते हैं। कंप्लेनेंट ने कोई जो रिस्पोंडेंट अपने रिप्लाई में यही कह रहा है कि ये सब्सिक्वेंट परचेजर है, उन्होंने पोजीशन लेते हुए कोई दिक्कत नहीं दिखाई, लेकिन अब ये बाद में कंप्लेंट कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। सो कोर्ट इस चीज़ पे गौर करती है। वो कहती है कि इसमें क्या एग्जामिन करने वाली चीज़ है, हम देखते हैं। सो कन्वेंस सीट की एग्जीक्यूशन और ये कंप्लेंट लिमिटेशन पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं जिंदल वाले। वो कहते हैं कि नहीं, 3 साल के अंदर नहीं फाइल हुई तो इसको डिसमिस कर देना चाहिए। उसके बाद उनका ये ग्राउंड रहता है कि इंडेमनिटी बॉन्ड इन्होंने साइन किया हुआ है। इंडेमनिटी बॉन्ड बॉन्ड की वजह से इनका कोई राइट नहीं है कि ये केस कर सकें रेरा में। सो ये क्लासिक एक्सक्यूज है। बाकी इन्होंने जो अपना टाउन कंट्री प्लानिंग का जो इनका सेक्टोरल प्लान की रिवीजन थी, उसका इन्होंने हर केसेस में अपना डिफेंस लिया है, और पिछली जजमेंट के हिसाब से इनको बेनिफिट दिया गया है। उस दौरान का इनको इंटरेस्ट जो कहते हैं जो पोजीशन का है वो आगे बढ़ा के दिया गया है। उसके बाद उनका एक्सक्यूज रहता है कि इसको आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, इनको आर्बिट्रेशन लॉ में अपनी रेमेडी लेनी चाहिए, रेरा में नहीं। सो इस चीज़ को भी कोर्ट एड्रेस करेगी। सो फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं। और जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि रजिस्ट्री के बाद, यानी
आप पोजीशन लेने के बाद क्या केस कर पाएंगे? सो बुलबुल सिंह वर्सेस एमआर एमजीएफ इस चीज़ पे यही कहती है कि पोजीशन लेने के बावजूद भी आपका जो राइट है कंपेंसेशन का वो बरकरार रहता है और यस आप केस कर सकते हैं। सो अब इश्यूज फ्रेम की अथॉरिटी ने सबसे पहला इशू है ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड एंड साइनिंग ऑफ इंडेमिनिटी बॉन्ड। सो कोर्ट आइए देखते हैं इस चीज़ को कैसे लेती है। 2018 में पोजीशन दिया गया है और जिंदल वालों के साथ क्या है कि ये जब पोजीशन देते हैं तो आपसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करा लेते हैं। उस इंडेमनिटी बॉन्ड पे सीधा लिखा होता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं करेंगे और आपने एक्सेप्ट कर लिया है पोजीशन एज इट इज। सो इस चीज में अच्छी चीज यही देखने आई है कि कोर्ट ने उस एस्पेक्ट को जो इंडेमनिटी बॉन्ड वाला है उसको डिसाइड किया है यहाँ पे। कोर्ट कहती है ये सरासर इलीगल है, सरासर गलत है। और एक एनसीडीआरसी की जजमेंट कोर्ट हुई है कैपिटल ग्रीन फायर वर्सेस डीएलएफ, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये इंडेमनिटी बॉन्ड की जो कंडीशंस है वो अल्ट्रा वायर्स हैं कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 और 28, और ये इंटरेस्ट नहीं कवर कर सकते, देयरफॉर वुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बिसाइड्स बीइंग एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सो ये सरासर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है बिल्डर्स की, जो एक तरफ तो पोजीशन देते हुए इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट ने इस चीज को सरासर गलत मांगा। जनरल की जो प्रैक्टिस है कि इंडेमनिटी बॉन्ड के बेसिस पे कह रही हैं कि आप केस नहीं कर सकते। उस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट इस पे कोर्ट करी हुई है एनसीडीआरसी की, और ये जब अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को अपहेल्ड किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ये जजमेंट टेस्टेड है और जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो आड़े नहीं आ सकता बाहर के। उसके बाद स्टेचुटरी राइट अलॉटी अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन प्रमोटर डिलीवरेशन विद स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम, यानी कि ये एक स्टेचुटरी राइट बन जाता है। ये नहीं कि आप अंडरटेकिंग कह के कुछ भी कह सकते हैं कि उनका राइट वेव ऑफ हो गया, वो अपना क्लेम नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने इस चीज को गलत माना। कोर्ट ने एक और जजमेंट कोर्ट की है बीटी टोनी वर्सेस प्रेस्टीज एस्टेट। एक रिवीजन पिटीशन थी ऑनरेबल एनसीडीआरसी की, जहां ने इन्होंने प्रोटेस्ट लेटर के बेसिस पे 2011 के मांगा कि जो राइट है कंज्यूमर का वो खत्म हो गया है, सो बिल्डर की लाइबिलिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज हो जाती है। मगर इस चीज को कोर्ट ने गलत माना, ऐसा नहीं है आप इंडेमनिटी पॉइंट साइन करा लें और आपकी डिस्चार्ज हो जाए। सो ये सरासर गलत है। दूसरा एक और केस है विवेक महेश्वरी वर्सेस एमजीएफ लैंड में। इस एस्पेक्ट पे भी सेम चीज डिस्कस की गई कि आप अपनी मर्जी से इंडेमनिटी बॉन्ड से ऐसा कुछ नहीं लिखवा सकते कि जिससे कंप्लेनेंट लेटर ऑन अपना केस ही ना कर पाए। सो ये सरासर गलत है और कोर्ट ने जिंदल के अगेंस्ट फाइल किया। दूसरा आ जाता है कि एग्जीक्यूशन कन्वेंस डीड आप जब साइन कर लेते हैं, क्या उसके बाद अलॉटी अपना राइट नहीं क्लेम कर सकता? सो कोर्ट इस एस्पेक्ट पे भी अपना डिस्कशन देती है। तो डेफिनेशन टर्म की पहले निकालेगी कि डीड का मतलब क्या होता है। डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट सील्ड साइंड एंड डिलीवर्ड टू द पार्टीज। कंट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है लीगली वैलिड एंड एनफोर्सेबल। सो लीगल टर्म्स के बाद डिस्कस करने के बाद उन्होंने जो डेफिनेशन निकाली कन्वेंस डीड की वो ये है, कन्वेंस डीड सेल डीड implies that the seller signs a document stating that the authority and ownership has been transferred. So कन्वेंस डीड का जो सोल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि टाइटल और ओनरशिप को देने का, not the services. It is clear that the execution deeds only transfers title and interest. However, the conveyance deed does not mark an end to the liabilities, यानी प्रमोटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खत्म नहीं हो जाती वो वंस वो कह दे कि मैंने तो जी सेल डीड साइन कर दी है। उसके लिए कोर्ट ने सेक्शन 11 को भी पढ़ा, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। सेक्शन 14 भी यही कहता है और उसका ये क्लॉज है। उसके बाद अडेरेंस ऑफ द सैंक्शन प्लान प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, तो 5 साल तक की इनकी पीरियड रहता है कि अगर इनको कोई कमी पेशी लगती है बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में तो ये बिल्डर ठीक करके देगा। सो कोर्ट ने ये चीज को दोहराया। दूसरा वेक महेश्वरी और एमआर एमजीएफ की जजमेंट इस चीज में भी कोर्ट हुई है कि रजिस्ट्री के बाद बिल्डर ये नहीं कह सकता कि जी मेरा तो काम खत्म हो गया, अब मेरे को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दे कैनॉट क्लेम दिस डिफेंस। और ऐसा नहीं है कि कंप्लेनेंट स्टैट्यूटरी रेमेडी अपनी खो देता है सेल डीड के साथ। सो क्लॉज 49 कन्वेंस डीड का कहता है वेंडी शैल हैव नो क्लेम अगेंस्ट द प्रमोटर। सो कंटेंट इन्वेंटरी बॉन्ड्स इज आल्सो मेकिंग नो क्लेम विद रिगार्ड टू साइज मेजरमेंट। सो उन्होंने पढ़ा जो जिंदल ने क्लॉज लिखा था और इस पे एक करेरा अपलेट की हरियाणा की जजमेंट कोड हुई है मंजू आर्य वर्सेस टीडी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसी एस्पेक्ट पे है कि ये कहना सरासर गलत होगा कि रजिस्ट्री के बाद जो कंप्लेनेंट है वो अपना राइट खो देता है केस करने का। सो कोर्ट ने इस चीज को गलत माना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जजमेंट रही है इस टॉपिक पे, विंग कमांडर आरिफुर रहमान की अगेंस्ट डीएलएफ सर्दन होम्स करके,
उन्होंने भी इस एस्पेक्ट को दोहराया था और अब तक ये क्रिस्टलाइज हो गई है। हर पॉपुलर जजमेंट में इस जजमेंट को कोट किया गया है, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे रेरा हो, और उसी एस्पेक्ट पे रिलीफ भी दिया जा रहा है। सो द राइट ऑफ द अथॉरिटी टू क्लेम डिलेड पोजीशन शेल नॉट बी एब्रोगेटेड सिंपली फॉर सेट रीजन। सो रेरा कोर्ट ने भी इसको सही माना इन जजमेंट्स को कोट करते हुए। कीपिंग इन व्यू द अफोरसेड डिस्कशन, इट इज डिसाइडेड द कंप्लेंट इज मेंटेनेबल। सो इवन आप रजिस्ट्री के बाद भी कंप्लेंट अपनी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी फोर्स मेजर की कंडीशन, जो ये कह रहे हैं कि सेक्टरल रिवीजन की है डीटीसीपी ने 15 से 15 तक, उसको कैसे कोर्ट ने लिया है। सो आज का जो लेटेस्ट स्टैंड है ये 2024 की जजमेंट है। सो जो लोग भी देख रहे हैं ये उनके लिए एक आई ओपनर है, जो चाहते हैं कि हमें अपना पैसा कंपनसेशन ना मिले। सो रोशन मलवाल वर्सेस जिंदल रियलिटी में इस चीज़ को अथॉरिटी ने डिसाइड किया हुआ है। जो इनको बेनिफिट मिला है सेक्टरल प्लान की रिवीजन का डीटीसीपी का, सो इनको ये जितना तकरीबन आई गेस 11 से 12, 12 से 13, 13 से 15, 3 साल का इनको जो बेनिफिट है वो दिया गया हुआ है। और उसके बाद से इनको पोजीशन की जो 36 महीने है उसकी बाद की डेट का मिला है। सो यहाँ इस प्रेजेंट केस में भी इस बेनिफिट को लिया गया है। तकरीबन तकरीबन इनको 4 महीने का जो डिले था वो इनको मिलेगा, 4 महीने का पोजीशन। जो डिले इंटरेस्ट है भले ही वो कम है, बट यस दे आर एंटाइटल्ड फॉर इट। सो कोर्ट ने इन पैरामीटर्स पे रोशन मलवाल वर्सेस जिंदल रियल्टी और निर्मला चौधरी पारुल चौधरी के बेसिस पे डीम्ड डेट ऑफ पोजीशन जो इनकी निकाली है वो 2018 से निकाली है। और उसके हिसाब से जितना भी डिले होता है 4, 5, 6 महीने का, वो इनको प्रमोटर के सेक्शन 18 के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो एसबीआई एमसीएलआर के हिसाब से इनको दे दिया गया है। सो इसमें दो चीजें आई। एक तो कंप्लेनेंट के पास, एक तो जितना पैसा उसने रिवीजन की पहली डेट से पहले दे रखा था, एक उसको उस पे ब्याज मिलेगा, और एक उसको ब्याज मिलेगा जब फाइनल डेट की उसने पोजीशन मिलना था वहां तक जितना पैसा गया हुआ है। सो कोर्ट अपने टेबल में ये अमाउंट को कैलकुलेट करती है। जितना 41 लाख का अमाउंट है उस पर आप देखोगे अलग से इंटरेस्ट बना है। एक दूसरा अमाउंट है जो इनके पास पड़ा रहता है 2015 तक का, यानी कि जब तक रिवीजन पेंडिंग थी। सो दो अमाउंट पे अथॉरिटी इंटरेस्ट निकालती है और अपने ऑर्डर में कहती है इनको कि ये अमाउंट इन्होंने 90 दिन के अंदर, तकरीबन 1,70,000 है और 1,91,000, 90 दिन के अंदर कोर्ट जमा करेगी और ये केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी जजमेंट है जिनमें 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। पहला तो रजिस्ट्री कन्वेंस डीड के बाद केस, दूसरा आपकी इंडेमनिटी बॉन्ड, और तीसरा आपकी मेंटेनेबिलिटी को। सो होप आप लोगों को ये समझ आए। अगर ऐसे ही कोई आपकी दिक्कत है रिलेटेड टू बिल्डर, आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पे अपनी क्वेरी ज़रूर पोस्ट करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।